Hello everyone, welcome back to your own channel that is Commerce and Management Hub with SK. Today we are going to discuss about business law. And in today's video we are going to discuss about the basic terms related to Indian Contract Act 1872. So the first term that we are going to discuss is proposal. It is a kind of offer which is given by one person to the other with the intention of getting acceptance. This means कि अगर एक इंसान किसी दूसरे इंसान को ऑफ़र दे रहा है कि क्या आप ये पर्टिकुलर चीज़ मेरे लिए करना चाहते हैं या मुझसे ख़रीदना चाहते हैं या कुछ भी इस तरीके का ऑफ़र दे रहा है तो उसे हम बोलते हैं प्रपोज़ल. दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड इन अ बेटर वे विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल. Mr. A offers Mr. B that if he wants to buy his car for rupees 10,000. Here, Mr. A is giving a proposal to Mr. B. Mr. A Mr. B को कह रहा है कि क्या आप मेरी कार को 10,000 रुपये में खरीदेंगे. तो यहाँ पर A जो B को दे रहा है that is a proposal or we can say offer. The next term is acceptance. It is the act of accepting the offer or saying yes for the proposal with the given terms and condition. एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को ऑफ़र दिया. अगर वो पर्सन उस ऑफ़र के लिए यस बोल देता है, उस प्रपोज़ल के लिए हाँ कर देता है, तो हम उसे बोलेंगे एक्सेप्टेंस. दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल. Mr. A has given the proposal to Mr. B for selling his car to him for rupees 10,000. And if Mr. B say yes for the proposal that he is ready to buy A's car for this amount, this is called acceptance. A ने B से पूछा था कि क्या आप मेरी कार 10,000 रुपये में खरीदेंगे. B ने उसके लिए yes कह दिया, तो it is acceptance. तो proposal के दो जो है कंसिक्वेंस हो सकते हैं, या तो एक्सेप्टेंस होगी या तो रिजेक्शन होगी. ठीक है, अगर सामने वाली पार्टी येस कर देती है दैट इज एक्सेप्टेंस, अगर वो उसके लिए नो कर देती है दैट इज रिजेक्शन. द नेक्स्ट टर्म इज एग्रीमेंट. When the proposal and acceptance both take place, this is called agreement. In short, proposal plus acceptance is equal to agreement. अब यहाँ पर क्या है कि अगर एक ने दूसरे को प्रपोज़ल दिया और दूसरे ने वो प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लिया, इट मीन्स यहाँ प्रपोज़ल भी है और एक्सेप्टेंस भी है. जब ये दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली हमें मिल जाएं तो हम उसे बोलते हैं एग्रीमेंट, कि दो पार्टीज़ के बीच में एग्रीमेंट हो चुका है. फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर ए गेव प्रपोज़ल टू मिस्टर बी फॉर सेल ऑफ कार फॉर रुपीज़ 10,000. दिस वॉज द प्रपोज़ल. Mr. B has accepted the proposal and said yes to buy the car at the given price. This was the acceptance. Both the proposal and acceptance, now the agreement has taken place between Mr. A and Mr. B. दोनों टर्म्स एंड कंडीशन के लिए अग्री कर गए हैं, तो ये जो उन दोनों के बीच में क्रिएट हुआ है दिस इज़ नोन एज एग्रीमेंट. यहाँ पर ये चीज़ ध्यान में रखनी ज़रूरी है कि प्रपोज़ल और एक्सेप्टेंस दोनों चीज़ें एग्रीमेंट के लिए ज़रूरी हैं. अगर प्रपोज़ल ही नहीं दिया, मैंने आपको पूछा ही नहीं आप मेरी कार खरीदेंगे या नहीं, आप कह रहे हो मैं तेरी कार खरीदूंगा, तो दैट इज़ नॉट एन एग्रीमेंट. तो प्रपोज़ल और एक्सेप्टेंस दोनों हैं तो वो एग्रीमेंट है, अदरवाइज वो एग्रीमेंट नहीं है. The next term is contract. An agreement enforceable by law is called contract. It means अगर हमारा कोई भी एग्रीमेंट जिसे हम enforceable by law means written form में रजिस्टर करवा लेते हैं, कोई एफिडेविट हमने क्रिएट कर दिया या जिसमें लॉ इन्वॉल्व हो जाए, तो उसे हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट. सो एग्रीमेंट प्लस enforceable by law is equal to contract. For example, Mr. A proposed Mr. B for the sale of car for rupees 10,000 and Mr. B accepted the same and create an affidavit for the same in written. This is contract. कहने का मतलब क्या है कि A ने B को प्रपोज़ल दिया था कार सेल करने के लिए 10,000 रुपये के लिए, B ने वो एक्सेप्ट कर लिया और अब B ने उसके लिए एक एफिडेविट बनवा लिया कि हाँ ऐसे ऐसे मैं इसको जो इसकी कार खरीदना चाहता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा कॉन्ट्रैक्ट. तो प्रपोज़ल प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू एग्रीमेंट एंड व्हेन द एग्रीमेंट इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ इट बिकम्स द कॉन्ट्रैक्ट. नाउ द नेक्स्ट टर्म इज कंसिडरेशन. The subject matter of the agreement for which the proposal and acceptance is done is called consideration. Simply,
what both the parties get in an agreement is consideration. तो यहाँ consideration क्या है, किस पर्टिकुलर चीज़ के लिए आप लोग एग्रीमेंट कर रहे हो या कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो वो जो सब्जेक्ट मैटर है आपके एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट का, उसे कंसिडरेशन कहते हैं. जैसे एग्जाम्पल के थ्रू आप इसे समझ सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी टेक द प्रीवियस एग्जाम्पल जिसमें हमने किया था कि ए बी को जो है अपनी कार सेल करना चाहता है 10,000 रुपये में. अब इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट में ए को कार के बदले में क्या मिलेंगे, 10,000 रुपये, और इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट में बी को क्या मिलेगी, कार. तो ए के लिए 10,000 रुपये कंसिडरेशन है और बी के लिए जो उसे कार मिलेगी वो कंसिडरेशन है. द नेक्स्ट टर्म इज void agreement. The agreement which is unenforceable by law since beginning is called void agreement. In other terms, which is impossible. कोई भी ऐसा काम या कोई भी ऐसी चीज़ जिसके लिए आप प्रपोजल या एक्सेप्टेंस कर रहे हो, जो चीज़ इम्पॉसिबल है, जो हो ही नहीं सकती, बिगिनिंग से ही जो चीज़ होने के कैपेबल ही नहीं है, और आप उसके लिए एग्रीमेंट कर रहे हो, तो वो एग्रीमेंट माना जाएगा void agreement. फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर ए promises मिस्टर बी to make his father's dead body alive. This is an impossible act and a void agreement. ए बी को कह रहा है कि तुम्हारे फादर की डेड बॉडी को मैं जिंदा कर सकता हूँ, तो दिस इज़ एन इम्पॉसिबल एक्ट. ये प्रपोजल और ये एक्सेप्टेंस जो है इम्पॉसिबल एक्ट के लिए है, इसीलिए दिस इज विल बी एन वॉइड एग्रीमेंट. द नेक्स्ट इज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. The contract having all the essential elements of a valid contract like legal consideration, contractual capacity, free consent, etc. वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कौन सा कॉन्ट्रैक्ट होता है? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए कुछ एक चीज़ें होनी ज़रूरी हैं. जैसे हम कहते हैं कि जिस चीज़ के लिए आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो वो लीगल होनी चाहिए. अगर आप ड्रग्स के लिए कर रहे हो तो वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है. अगर आप मेडिसिन के लिए कर रहे हो तो वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है. तो आपकी कंसिडरेशन लीगल होनी चाहिए. ऐसे ही पार्टनर्स कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेबल होने चाहिए. मान लो आप किसी ऐसे इंसान के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो हु इज़ मेंटली सिक, जो है कॉन्ट्रैक्ट करने के लायक ही नहीं है, तो दिस विल नॉट बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसको वैलिड बनने के लिए सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं, तो वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, अदरवाइज वो वॉइड हो जाएगा. नेक्स्ट टर्म इज voidable agreement. voidable मतलब void होने के लायक. The agreement which has the capacity to be either valid और void is called voidable agreement. वो एग्रीमेंट जो भी एक ऐसी सिचुएशन में है कि हमें नहीं पता कि वो वैलिड होगा या void होगा, तो उसे हम voidable कह देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, Mr. A orders a furniture of white color for Mr. B, but Mr. B supplies the furniture of cream color. Now it's up to Mr. A that whether he will accept the same or not. So now this agreement is a voidable agreement. A ने B को कहा कि आप जो है मुझे वाइट कलर का जो है फर्नीचर दो, लेकिन B ने क्रीम कलर का फर्नीचर भेज दिया. अब ये A के ऊपर है, अगर वो फर्नीचर एक्सेप्ट कर लेता है तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा. अगर वो उस फर्नीचर को रिजेक्ट कर देता है तो वो वॉइड हो जाएगा. तो अभी ये एग्रीमेंट कौन सी सिचुएशन में है? वॉइडेबल की सिचुएशन में है कि आइदर इट कैन बी वैलिड और इट वुड बी वॉइड. I hope you have understood all these terms of the business law. Thank you for listening so carefully. If you like the channel, kindly like, share and subscribe and flood the comment section with your valuable feedback and comments. Press the bell icon for further updates.